अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला कोई और है बाय आसिया रेजहान एपिसोड 4। अंदर सबीना की बातें और यहाँ ये मंजर। शब्बों को क्यों आवाज दी थी नफीसा भूल गई। वो खुद भी कभी सूरत हाल से गुजर चुकी थी। दिल और मर्जी कहीं और हो, शादी की बात कहीं और, तो क्या हालत होती है। उन्हें इसका तजर्बा था। वो वापस ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ गई। अचानक सबीना की बातों में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। बंद दरवाजे से टेक लगाए सायरा का दिल यूं धड़क रहा था। आज तो वो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी ही गई हो। सबीना का देवर और अपना मसला कहीं दूर चले गए थे। अब उस पर नफीसा ने क्या देखा और सोचा, और वो आरिफ के साथ क्या करेंगी, ये खौफ तारी था। सबीना सदीका बेगम के साथ कमरे में आई। तब तक वो बमुश्किल खुद को संभाल सकी थी। मैं भी आऊंगी शाम में वलीमे में, सबीना ने उसे बुला ली। अरे नाजमा खाला के यहाँ। उसके कुछ ना समझ आने वाले तासुब पर सबीना ने वजाहत दी। उसने शादी और देवर का कतई जिक्र नहीं किया था। जब यक तरफा फैसला सुना दिया तो फिर बार बार उसका तस्करा नहीं करते कि ये मुकाबल को राय देने का मौका बन जाता है। और वो सायरा को इतनी अहमियत नहीं देती थी कि पहला मौका भी देती। चलती हूँ, नानी शाम में मुलाकात होगी। वो सुबह होते ही उसे ये खबर सुनाने आई थी। मैं नहीं आ रही वहाँ, उसने सपाट लहजे में कहा। ये तो ऐसी है, कहीं आती जाती नहीं, लेकिन नानी आप जरूर साथ लाएं इसे। सबीना ने मुस्कुराते हुए सदीका बेगम को मुखातिब किया। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो पर्चे भी नहीं है, जरूर आएगी सारा भी। वो चली गई। सदीका बेगम ने उससे बात करना चाही, लेकिन उसके माथे की शिकने देखकर रुक गई। लगता है अपनी शादी का जिक्र अच्छा नहीं लगा सारा को, उन्होंने दिल में सोचा। वो नफीसा के उन दोनों को देखने और सबीना के यूं फैसला सुनाने पर कुड़ती डरती और सोचती रही। सबीना की बातें उसे बुरी लगी थी, लेकिन हकीकत तो ये ही थी कि वो तनहा थी, गरीब थी, आम सी शक्लो सूरत वाली थी। यह हकायक वो बदल नहीं सकती थी, लेकिन वो सबीना का इसके मालिक बनकर उसके फैसला करने का इख्तियार उससे छीन सकती थी। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का हक बहरहाल उसी का था, लेकिन क्या ये हक काफी था। नफीसा का हाथ में आना और आरिफ का झुका सा निगाहों में घूमने लगता और दिल बैठ जाता। सदीका बेगम सो गई थी और उसे पता ही नहीं चला इस अधीरपन में कितना वक्त गुजर गया। आशुबा आई तो अपने ख्यालात से बाहर निकली। आए मेरे साथ, उसने हाथ पकड़कर सायरा को उठाया। मेरी हेल्प करे जरा। वो इसलिए अपने कमरे में आई और 2 हैंगर उसके आगे की। ये रेड वाला मैंने वलीमे के लिए बनाया था, लेकिन अब वो बहुत ओवर लग रहा है, ऐसा लगेगा मेरा ही वलीमा है। आप बताएं रेड पहनूं या ये ईद वाला पिंक। दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो वलीमे के लिए बनाया है वही पहनो। ओवर तो नहीं, अच्छा है बहुत। पक्का? ओके तो ये फाइनल। उसने सिर्फ जोड़े वाला हैंगर खिड़की के पर्दे वाली सलाख में टंगा दिया। ये ब्लैक सैंडल या गोल्डन शूज? उसने उसकी जूते वाली दराज खोलकर इशारा किया। गोल्डन। ये चूड़ियां आजमा अपनी लाई थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही। उसने बड़ा सा चूड़ियों का डब्बा सामने रखा। और ये पुरानी है। उसने मजीद चूड़ियां पलंग पर फैलाई। अच्छी तो है, रुको मैं इन सबको मिलाकर सेट बना देती हूँ। वो नई पुरानी चूड़ियों को मिलाकर उसके जोड़े से मिलता सेट तैयार करने लगी। वाओ, आप तो एक्सपर्ट है। मैं इतनी देर से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी और आपने मिनटों में सब कर दिया। मेरा ड्रेस भी बताएं आंटी को। अब्दुल्ला दौड़ता हुआ अंदर आया। दूर दूर। आशमा ने झट झुककर हाथ फैलाए और पलंग पर बिखरी चूड़ियों के गिरद हिफाजती हल्का बनाया। आंटी को मेरा सूट और शूज भी बताएं, जल्दी जल्दी। वो कूद रहा था। उसके लबों पर तबस्सुम खिल गया। आशु का काम कर लूं, फिर आपका भी देखूंगी। बन गया ये सेट, बाकी सब उठा लो। उसने छोटे डब्बे में हाथ में पकड़ी चूड़ियां तरतीब से रखते हुए कहा तो आशुआ ने सब समेट लिया। उसके बाद अब्दुल्ला के स्याह 3 पीस सूट और शूज की रोनुमाई हुई। वाओ बहुत अच्छा, आप तो हीरो लगेंगे पूरे। उसकी बात पर अब्दुल्ला खिल उठा। अब आप अपने बताएं, उसने सायरा से कहा। मैं? उसने तो वलीमे में जाने का सोचा ही नहीं था, लेकिन अब वो सबीना को जल्द से जल्द इनकार करने के लिए वहां जाना चाहती थी। सबसे अच्छा ड्रेस मैंने उस दिन पहन लिया था, अब एक है ग्रे, वो पहन लूंगी। इधर आए आप। आशमा ने फिर उसका हाथ पकड़कर उठाया और अलमारी के सामने किया। इनमें देखे कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। उसने अलमारी खोलकर सामने टंगे हैंगर्स की तरफ इशारा किया। मैं बताता हूँ। अब्दुल्ला आशमा के हाथ के नीचे से निकलकर अलमारी में घुसा। नहीं आशु, जो है वो पहन लूंगी मैं, आपका मेरा साइज एक ही है। उसकी बात नजरअंदाज करके कपड़े टटोलने लगी। ये वाला आंटी। अब्दुल्ला ने हैंगर से ब्लू दुपट्टा खींचा। ये मेरा फेवरेट कलर है। प्लीज आशु। अब्दुल्ला देखे आपके पास 2 ऑप्शन है, उनमें से कोई चूज कर ले या फिर अभी चले मार्केट, हम नया ले आते हैं।
اس کا انداز قطعی تھا۔ آنٹی یہ پرپل والا۔ عبداللہ نے دوسرا ہینگر کھینچا۔ عبداللہ آنٹی کو چوز کرنے دیتے ہیں۔ آشبا نے اسے پیچھے کھینچا۔ اگر آنٹی نے کوئی اچھا چوز نہیں کیا تو پھر میں نکالوں گا۔ اسے سائرہ کی طرف سے خدشہ تھا۔ اوکے۔ آشبا نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور سائرہ کو آگے لیا۔ ان دونوں کو باری باری دیکھنے کے بعد وہ الماری کی طرف مڑی۔ ہینگر ہٹاتے ہوئے وہ دائیں طرف جا رہی تھی کہ آشبا نے روکا۔ ادھر کے نہیں۔ اس نے دائیں طرف کے سارے کپڑے کونے میں کیے۔ یہ میرے کالج اور روز کے کپڑے ہیں، آپ کو ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس نے بائیں طرف کے ہینگر سامنے کیے۔ یہ سب بہت زیادہ ایگزیکٹلی ہمیں شادی میں جانا ہے۔ اس نے سب دیکھنے کے بعد نسبتاً ہلکا پھلکا سفید جوڑا نکالا جس پر سلور کام تھا۔ گڈ چوائس۔ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے عبداللہ اور آشبا نے تالیاں بجائیں۔ اسے ہنسی آ گئی۔ پھر اس کی نہ کرنے کے باوجود چوڑیوں، ایئر رنگز اور جوتوں کا بھی سوئمبر رچایا گیا۔ پچھلے تجربے سے سبق لیتے ہوئے اس نے قدرے استعمال شدہ فلیٹ سینڈل منتخب کی تھی۔ آج آنسا بھی پہلی بار ادھر جا رہی تھی۔ وہ شب و شعیب، نفیسہ پروین، احسان احمد اور زامن احمد جا چکے تھے۔ عارف کو آج بار بار یاد آنے اور فون کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ دوپہر میں آشبا نے ایک بار کال کی تھی۔ آج بھی پپھو کی طرف جانا ہے، یاد ہے نا؟ ہاں، کون کون ہے؟ آزم اور فری آپی تو وہی ہیں، باقی سب ابو اور چاچا کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ دادی، شمشاد بھی، میں، عبداللہ اور سارا ہوں گے۔ اس کے بعد وہ وقت سے پہلے پہنچ کر تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ سب تیار تھے۔ آج دیر اس نے کر دی تھی۔ اب چلے نا؟ عبداللہ نے منہ بنایا۔ ہو گیا، بس یہ چوٹی بنا لوں۔ اس نے کنگھا اٹھایا۔ ایسے ہی رہنے دیں سارا۔ آشبا نے اس کے ہاتھ سے کنگھا لے کر واپس رکھا۔ اتنے اچھے بال ہیں آپ کے، اور آپ ہے کہ چھپا لیتی ہیں۔ میرے ہوں تو کبھی نہ باندھوں۔ بالکل نہیں، میں کھلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی امی نے کبھی اسے بال کھلے نہیں چھوڑنے دیے تھے کہ نظر لگ جائے گی۔ اچھا، پورے کھلے نہ چھوڑیں، بس اوپر یہ ہیئر بینڈ لگا لیں۔ اس نے اپنی کلچ سے موتیوں والا فینسی ہیئر بینڈ نکال کر اس کے بال اس میں قید کی۔ ہو گیا، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اب چلے سب۔ اس نے آواز لگائی۔ باورچی خانہ صدیقہ بیگم کے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ سب سے آخر میں پہنچی تھی۔ سب اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ اس اتفاق کے بعد پھر نفیسہ کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور اب عارف کی نظر خود پر محسوس کر کے پھر وہی حالت ہونے لگی تھی جو صبح تھی۔ چلیں بھائی۔ اس کے بیٹھتے ہی آشبا نے ریویو مرر ایڈجسٹ کرتے عارف سے کہا اور اس نے کار شروع کی۔ تمام راستہ باقی سب گپ شپ کرتے رہے لیکن وہ دونوں خاموش تھے۔ آج ماحول مہندی والے دن سے مختلف تھا۔ باہر شامیانہ لگا تھا، افراتفری تھی، بھیڑ تھی۔ شمشاد بھی اور صدیقہ بیگم کے اترنے کے بعد اس نے باہر پیر رکھا ہی تھا کہ ہلکی آواز کے ساتھ موتیوں والا ہیئر بینڈ ٹوٹا اور اس کے بال پشت پر بکھر گئے۔ وہ واپس اندر گئے۔ آشو، اس نے جھک کر آشبا کو پکارا جو اس کے لیے رکی تھی۔ آئے نا، ہیئر بینڈ ٹوٹ گیا، میرے بال کھل گئے ہیں۔ وہ جھک کر موتی سمیٹنے لگی۔ آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، اندر کسی سے مل جائے گا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز آئی۔ نہیں، ایسی کیسے باہر ہوں پہلے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے آشبا اندر آئی تو وہ چپ ہوگی۔ بھائی، آپ اپنا رومال دیں۔ آشبا نے دماغ دوڑایا۔ عارف نے جیب سے رومال نکال کے اسے دے دیا۔ میں یہ آپ کو واپس کر دیتی ہوں، کچھ دیر۔ آشبا نے اس کے بال سمیٹ کر رومال سے باندھ دیے۔ ٹھیک ہے، اب بھی جاؤ تاکہ میں کار آگے پارک کروں۔ اندر ہیئر بینڈ لگا لیں گے، آئیں اب۔ پھر ہارن کی آواز آئی اور وہ دونوں فوراً باہر نکل گئے۔ گھر میں آ کر اس نے پھر صدیقہ بیگم کے بغل والی جگہ سنبھال لی۔ آشبا اپنی کزنز اور ہم عمروں میں گم ہو گئی تھی۔ اسے ہیئر بینڈ بھی بھول گیا تھا۔ سائرہ کو سبینہ کا انتظار تھا جس نے ابھی تک اس کا پیغام نہیں دیکھا تھا، جس میں اس نے پوچھا تھا کہ وہ کب تک پہنچ رہی ہیں۔ اس وقت گھر والے اور قریبی رشتہ داری موجود تھے۔ لڑکیوں کی تیاریاں ختم نہیں ہوئی تھی، کچھ دلہن کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ صدیقہ بیگم ذرا تنہا ہوئی تو اس موقع کی منتظر واجدہ ماں کے پاس آئی۔ پیچھے کرسی پر بیٹھے بظاہر فون میں گم سائرہ کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اماں، زوہا کے لیے اس کی پھوپھی نے اپنے منجلے بیٹے کا رشتہ دیا ہے، واجدہ نے رازداری سے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ نسرین کا منجلا بیٹا؟ کیا وہ زوہا سے بڑا ہے؟ انہوں نے ذرا حیرت سے کہا۔ کرتا کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے یا باپ کی طرح ڈگری کے بنا ہی کاروبار کر رہا ہے؟ اماں، ان سوالات پر واجدہ قدرے جھنجھلائی۔ وہ کیا کرتا ہے اور کیسا ہے یہ چھوڑیں، مجھے اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں بھیجنا۔ بیٹی کی اس بات پر صدیقہ بیگم نے اسے دیکھا۔ آپ کے داماد نے کہا ہے کہ اس سے اچھا کوئی رشتہ ہے تو بتاؤ، ورنہ وہ 1-2 دن میں اپنی بہن کو ہاں کہہ دیں گے۔ نند باوج میں چپکلش تو چلتی رہتی ہے، اسے اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل میں رکاوٹ مت بناؤ۔ اماں، زوہا کے بہتر مستقبل کے لیے میں چاہتی ہوں وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔ واجدہ نے اصل مدعا بیان کیا۔
عارف کی زندگی کا یہ فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا ہے. بھائی جان آپ کی بات سے انکار نہیں کریں گے. آپ اور بھائی جان آج سب کے سامنے یہ اعلان کر دے تو اس کی بھی والی بات یہی ختم ہو جائے گی. عارف کے نام پر بیٹی کی آنکھوں میں جلتے دیے اور گھر کی ملکہ بنی نفیسہ کو اپنی بیٹی کے ذریعے زیر کرنے کی خواہش تو پرانی تھی، لیکن شوہر کے الٹیمیٹم اور ماں کے بدلے مزاج سے ٹھٹکی واجدہ نے آج خود ہی ماں سے ذکر کر دیا، ورنہ کبھی انہیں امید تھی کہ ماں یہ بات خود سے چھیڑیں گی. فون سے کھلتی سائرہ کی ساری حسیات بیدار ہو گئی. واجدہ. صدیقہ بیگم کا لہجہ بہت مستقیم تھا. اولاد کے فیصلے والدین کرتے، کسی دوسرے کو اس کا حق نہیں، اور شادی بیاہ کے فیصلوں میں تو بچوں کی مرضی کی اہمیت والدین کی مرضی سے زیادہ ہوتی ہے. عارف کی شادی کا فیصلہ اس کی مرضی اور اس کے ماں باپ کی رضامندی سے ہوگا. یہ برسوں کے تجربے بلکہ غلط فیصلوں کا نچوڑ تھا. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اماں؟ عارف اس لائق ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکے یا کر سکے؟ رہے بھائی جان تو ان کی ڈور مکمل بھابھی کے ہاتھوں میں ہے. وہ کب چاہیں گی کہ خاندان کی کسی لڑکی کو اپنی بہو بنائیں. یہ خیالات رد کرنا ان کے پاس کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی. اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں احسان سے بات کرتی ہوں، لیکن فیصلہ میرا نہیں ان کا ہوگا. اماں کیا آپ کو زوہا پسند نہیں؟ واجدہ کو ٹھیک ٹھاک صدمہ پہنچا تھا. میری پسند سے کیا ہوتا ہے، مجھے تو اپنے سارے بچے ہی پسند ہیں، لیکن شادی عارف کو کرنی ہے، بہو نفیسہ اور احسان کو لانی ہے. عارف آپ کے سامنے ہے اماں، وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کے قابل لگتا ہے آپ کو؟ اسے اس قدر ڈرا دھمکا کر رکھا ہے بھابی نے کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں انہیں، اور وہ خود خاندان کی کسی لڑکی کو اپنی بہو بنائے یا عارف کو ایسا کرنے دے؟ ناممکن. واجدہ جو حقیقت بیان کر رہی تھی وہ خود روز اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، پھر بھی اس راستے پر چل پڑی تھی، اور اب سامنے سب کچھ دھواں دھواں تھا. اب ایسا بھی نہیں ہے، تم بہت منفی سوچ رہی. ہائے محبت کی خوش فہمیاں. اس نے کنکیوں سے صدیقہ بیگم کو دیکھا، وہ بھی پوتے کی محبت میں بہو کو مکمل نظر انداز کیے تھی. آپ کچھ زیادہ ہی مثبت سوچ رہی اماں. انہیں عارف اور عارف کی زندگی اور خوشیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اس کے متعلق اچھا برا سوچے. پہلے بھی عارف فریق کے لیے انکار کر چکا ہے، کیونکہ بھابی نے سب کے سامنے پوچھا تھا، اور یہی تو ان کی چال ہے کہ دنیا کے سامنے عارف کو اہمیت دینے کا ڈھونگ رچا لیا اور اس بچے سے اپنی مرضی کا انکار بھی کروا لیا. کم عمری میں بچے کے ذہن میں جو بات ایک بار بیٹھ جائے وہ نکلتی نہیں، اور عارف کے ذہن میں نفیسہ کی ایسی دھاک بیٹھی ہے کہ سانس لینے سے منع کر دے تو وہ یہ بھی کر گزرے گا. بہت غلط سوچ ہے تمہاری، ایسا نہیں ہے. ارے میری بولی اماں، کیا جادو ٹونا کیا ہے آپ پر انہوں نے؟ اب آپ کو ان کی کوئی زیادتی نظر ہی نہیں آتی. زوہا کے لیے نہیں، لیکن میں عارف کے لیے چاہتی ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی شادی کا فیصلہ سنا دیں. واجدہ نے حکمت عملی تبدیل کی. اپنی مرضی کرنے کا نتیجہ ہی تو بھگت رہے ہوں. انہوں نے بہت آہستہ سے کہا. دیکھو بیٹا، یہ فیصلے زور زبردستی سے ایک دوسرے پر تھوپنے کا نتیجہ ہم نے سب نے دیکھ لیا ہے، اور وہی سب واپس نہیں ہونا چاہیے. تم چاہتی ہو تو میں احسان سے اپنے طریقے سے یہ بات کرتی ہوں. سعد. انہوں نے دروازے کے باہر سے گزرتے اپنے نواسے کو آواز دی. ذرا احسان کو اندر بھیجو. جی نانی امی، بھیجتا ہوں. میں آپا کو بلا کر لاتی ہوں. واجدہ اٹھی. یہ بھی ٹھیک تھا کہ تنہائی میں وہ تینوں احسان پر دباؤ ڈال سکتی تھی. سائرہ دم سادے بیٹھی دوسروں کو اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرتے دیکھ رہی تھی. اخلاقاً اسے وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی. اس کا دل رو رہا تھا، دعائیں آنسو میں ڈل گئی تھی جنہیں وہ چپکے چپکے صاف کر رہی تھی. صدیقہ بیگم کسی گہرے خیال میں ڈوبی تھی. پہلے واجدہ اور ناظمہ آئیں، پھر احسان احمد. جی اماں، بلایا آپ نے؟ نفیسہ کو بھی بلا لو. صدیقہ بیگم کی اس غیر متوقع بات پر دونوں بیٹیاں بھی آرام ہوئی. اماں، ناظمہ نے احتجاج بلند کیا، بھائی جان سے تو بات کر لیں پہلے. تب تک احسان بیوی کو فون لگا چکے تھے. نفیسہ کو آنے کا کہہ کر انہوں نے دونوں بہنوں کو دیکھا. کوئی بہت خاص بات ہے شاید. وہ مسکرائے. نفیسہ جیسے دروازے کے باہر ہی تھی، آ بھی گئی. وہ دونوں بھی سائرہ کی طرح نفیسہ کو دیکھ کر بری طرح نروس ہوئی تھی. وہ تو تنہا احسان احمد کو قائل کرنے کا سوچ رہی تھی. نفیسہ نے سب کو سلام کیا اور احسان احمد کے قریب بیٹھ گئی. اسی وقت پروین بھی اندر آئی. انہیں اس اہم میٹنگ کی خبر ہو گئی تھی. عارف کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے تم دونوں نے؟ ابھی تک تو نہیں اماں. عارف سے 2 سال ہی بڑا ہے سعد، اور ماشاءاللہ باپ بھی بن گیا ہے. آپ دونوں کو بھی سنجیدگی سے عارف کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے. لڑکیاں دیکھنے اور پسند کرنے میں بہت وقت چلا جاتا ہے. ناظمہ نے کہا. آپ سب کو اس کا مزاج تو پتہ ہی ہے. احسان احمد نے کہنا شروع کیا تھا، لیکن ناظمہ نے درمیان میں ہی بات اچک لی. سب بچوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں بھائی، والدین کو اسی مزاج کے ساتھ نبھانا بھی پڑتا ہے اور فیصلے بھی لینا ہوتے ہیں.
लड़की देखने की इब्तिदा तो हो चुकी आपा, और आरिफ इनकार भी कर चुका। परवीन का लहजा खुद ब खुद तंजिया हो गया था। दोनों नंदों को देखकर उन्हें मकसद कुछ समझ आने लगा था। जोहा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बात मजीद बिखरे उससे पहले सदीका बेगम ने मुद्दा बयान किया। मैं क्या कहूँ माँ, ये डिपार्टमेंट तो नफीसा का है। उन्होंने बीवी को देखा और सब पहलू बदल कर रह गए। माशाल्लाह, जोहा तो बहुत प्यारी है, गुलाबी गुलाबी सी, परवीन ने कहा। उन्होंने वाजिदा को देखते हुए कुछ देर बाद उनके चेहरे का बदलने वाला रंग तस्वुर किया। जोहा की पुप्पी ने अपने बेटे का रिश्ता दिया है, उन्हें बहुत जल्दी है। जाहिर भाई साहब भी अपनी बहन को इनकार नहीं करना चाहते। नाज़मा ने एहसान अहमद को देखकर कहा, अगर आप जोहा के लिए तैयार है तो ऐलान कर दें ताकि वो मामला खत्म हो जाए और सबको इस निस्बत का इल्म भी हो जाए। मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन जो आरिफ और नफीसा का फैसला वही मेरा भी होगा। वहां बैठे हर ज़ी नफ्स को शायद इसी जवाब की उम्मीद थी और यही डर भी था। सबकी नजरें नफीसा पर जमी थी। बताओ नफीसा, तुम माँ हो, तुम्हारी पसंद की सबसे ज्यादा अहमियत है। सदीका बेगम ने भारी होते दिल से कहा, और ये बात वहां किसी को पसंद नहीं आई। अब जिक्र निकला ही है तो कह देती हूँ, वरना मुझे पहले आरिफ से बात करना थी। तनाव भरे चंद लम्हे खामोशी से सिरकने के बाद नफीसा की आवाज गूंजी, मैंने आरिफ के लिए लड़की पसंद कर ली है। कौन, कब पसंद कर ली? एक साथ सबके अलग अलग सवाल थे। इतना तो वो सब जानते थे, नफीसा के मेके में कोई लड़की गैर शादीशुदा नहीं है। सायरा की दुआएं हनूज या अल्लाह ही थी। उसी वक्त मायरा अपनी सास को बुलाने आई, लेकिन यहाँ सूरत कुछ और देखकर ठहर गई। किसे पसंद किया है नफीसा? परवीन ने अचंभे से पूछा। नफीसा की खामोशी बड़ी मायने खेज थी। इतनी देर में वाजिदा को यकीन हो गया था कि ये बात नफीसा ने सिर्फ टालने के लिए कही है और अब वो किसी लड़की के बारे में सोच रही है जिसका यहाँ जिक्र कर सके। बताए ना भाभी, किसे पसंद किया है? कौन है वो लड़की? नफीसा ने हाथ उठाकर सोफे के पीछे इशारा किया और सबकी नजरों ने उस सिमत सफर किया। सारा? कोई बम बल्कि एटम बम गिरा था। सारी आवाजें पसे पुश चली गई थी। कानों में सिर्फ सारा गूंज रहा था। उसने सर उठाया, सब उसे देख रहे थे उसी तरह बेयकीनी से। या अल्लाह, भाभी! वाजिदा सबसे पहले होश में आई और एक जबरदस्त कहका लगाने के बाद बमुश्किल कहा, अच्छा मजाक करती हैं आप। एहसान अहमद बीवी को और कभी सायरा को देख रहे थे। मायरा तेजी से फोन पे पैगाम टाइप करने लगी। माना जोहा के इनकार के लिए आपको कोई वजह देनी होगी, लेकिन ये। नाज़मा नफीसा के संजीदा पुरस्कून चेहरे को देख रही थी। उन्हें इस चालाक और गाग औरत का सुकून बहुत बुरा लग रहा था। एक झूठ बोलकर कितनी आसानी से कितने सारे अरमान मिट्टी कर दिए थे उसने। आपको जोहा नहीं पसंद तो साफ कह दे, यूं मजाक तो ना करें। जोहा मुझे नापसंद नहीं, लेकिन मैं पहले ही सारा को आरिफ के लिए पसंद कर चुकी हूँ। नफीसा ने शोहर को देखा। नाज़मा, वाजिदा, परवीन और सदीका बेगम को ये नजर खूब पता थी जो हिप्नोटाइज कर देती है। अब एहसान अहमद ने वही कहना और करना था जो नफीसा कहती। भाभी, आरिफ का मयार घर की मुलाजमा तय किया है आपने? नाज़मा ने कहा। सारा मुलाजमा तो नहीं, अम्मा के रिश्तेदार है, नेक सीरत और अच्छी लड़की है। इतने दिनों से उसे देख रही हूँ, उसका इंतखाब यूं ही नहीं कर लिया। नफीसा का इत्मीनान और ठहराव काबिल था। लेकिन भाभी, एक बहन के अलावा कोई आगे ना पीछे और कुछ भी कहे, मुलाजमा तो है वो। परवीन ने कहा। उनके लिए ये बात तो सूरज के मगरिब से तुलू होने जैसी थी। तुम भी तो देख रही हो इतने दिनों से सारा को। उसकी जिम्मेदारी, शराफत, सलीका मंदी ने तो मुतासर किया है मुझे। हमारे घर में अम्मा के कमरे में रहती है, मेज पर साथ में खाना खाती है, आजादी से सारे घर में घूमती है। और अम्मा की रिश्तेदार तो हमारे भी रिश्तेदार हुई ना, मुलाजमा तो कहीं से नहीं। ये तंज था या वाकई हकीकी ख्यालात, कोई नहीं समझ सका। लेकिन इस वजाहत पर वाजिदा को गुस्सा आ गया था। यहाँ बैठा हर शख्स जानता है कि आप ये सब सिर्फ जोहा को रिजेक्ट करने के लिए कह रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नफीसा का सुकून भी एक चीज था। आरिफ की शादी की बात निकली और मुझसे पूछा गया तो जो सच है मैंने वही कहा, वरना ये मौका तो नहीं था इस जिक्र का। और अगर आप सबको लगता है कि बहसीयत माँ मुझे आरिफ की शादी और जिंदगी के फैसले का इख्तियार नहीं है तो फिर ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो उठने लगी थी कि एहसान अहमद ने हाथ पकड़कर वापस बिठाया। आरिफ की जिंदगी के फैसले लेने का हक और इख्तियार तुम्हारे अलावा किसी को नहीं है। उनका लहजा सख्त था, सबका हलक तक कड़वा हो गया। सदीका बेगम ने पीछे मुड़कर सख्त में बैठी सायरा को देखा। कल सबीना की बात, आज नफीसा की बात और सायरा के माथे की शिकने, दुनिया तो सबसे ज्यादा उन्होंने ही देखी थी वहां। आरिफ को बुलाओ, उन्होंने बुलंद आवाज में हुक्म दिया। अम्मा, वाजिदा ने बेयकीनी से माँ को देखा।
कोई आरब को बुलाने जाता। इससे पहले कि आशबा उसका हाथ पकड़े हाजिर थी। उन दोनों के साथ दीगर अफराद की बारात थी। ये मायरा के पैगाम का कमाल था। आप चले मेरे साथ। आशबा कुछ कहे सुने बिना उसका हाथ खींचते हुए उधर लेकर आई थी। ये सब क्या हो रहा है आशु? आरिफ ने सरगोशी में सवाल किया और उसकी नजर सायरा पर पड़ी जो गोद में रखे हाथों को घूर रही थी। आरिफ, सदीका बेगम की आवाज ने उसे उनकी तरफ मुतवज्जा किया। नफीसा ने तुम्हारे लिए सारा को पसंद किया है। ये कैसा मौजा था। उसने सर नीचे किए साकत बैठी सारा को देखा। यहाँ सब इस मामले में तुम्हारी मर्जी और पसंद जानना चाहते हैं। आरिफ की नजर खुद ब खुद नफीसा पर ठहर गई जो सर झुकाए बैठी थी। पल भर के लिए उसका चेहरा और आंखें उसके कंट्रोल में नहीं रही और उसे बगौर देखती आशबा को लगा वो अभी रो पड़ेगा। बाई के हाथ पर उसकी गिरफ्त मजीद सख्त होगी। खुशी, खौफ, जबर, रिहाई की तड़प, तशक्कुर, मजबूरी या सायरा ने लहजा पार को उधर देखा। वो समझ नहीं पाई क्या था वहां। बेटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नाज़मा की दुलार भरी आवाज उठी। किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी बताओ। सारी जिंदगी का सवाल है। हाँ, जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। ये सोच समझ कर जवाब देना। तुम जो भी फैसला करो हम सब तुम्हारे साथ हैं। मामू मुमानी वही करेंगे जो तुम्हारी मर्जी होगी, है ना? हर कोई अपनी कहे जा रहा था। खामोशी का तवील होता वक्फा उन्हें पूरी उम्मीद कर रहा था कि वो राजी नहीं। आरिफ ने दो झुके स्वरों को बारी बारी देखा। अगर तुम्हें एतराज है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सायरा ने हाथों की कपकपाहट छुपाने के लिए सख्ती से मुठ्ठियां बंद कर ली। लम्हा भर के सन्नाटे के बाद फिर सब एक साथ बोलने लगे। ये कैसा मजाक है भाईजान? वाजदा ने नागवारी और गुस्सा नहीं दबाया। ऐसा होता है कहीं? एक यतीम लड़की जो घर में अम्मा की देखभाल के लिए रखी थी, अब आप उसे बहू बना रहे हैं। कुछ अंदाजा है लोग क्या कहेंगे? कितनी बातें बनेंगी। और मेरी बेटी के लिए इनकार करके इसकी जगह एक मुलाजमा का इंतखाब। ये तो मेरी बेटी की बेइज्जती हुई ना। वो रोने लगी। भाभी ने इस लड़के का नाम लिया ही हमें नीचा दिखाने के लिए। वो हमारी औलाद को बहू नहीं बनाएंगी, बल्कि उनकी नजर में उनसे अच्छी है कि यतीम मुलाजमा है। नाजमा का लहजा बर्फ सा सर्द था। ऐसी बात नहीं है आपा, ऐसी ही बात है। नाजमा, बार बार मुलाजमा का लफ्ज मत इस्तेमाल करो। सारा मेरी नवासी है। सदीका बेगम की मजबूत आवाज पर सायरा आंसू रोक नहीं सकी। अम्मा, आप तो सोचें इस शादी पर लोग कितनी बातें बनाएंगे। वाजदा ने आंसू पूछते हुए माँ से कहा। इसकी नौबत नहीं आएगी वाजदा। भाभी थोड़ी ना सच में ये शादी करवाएंगी हैं। क्या मतलब? ये तो सिर्फ इनकार का जवाब है और हमें नीचा दिखाना मकसूद था, इसलिए ये नाम ले लिया भाभी ने। ऐसा नहीं है, सबके सामने ये बात हो रही है। हाँ भाभी, नाज़मा की देवरानी ने कहा। अब वो अपनी बात से पलट नहीं सकती हैं। कुछ दिन बाद इस लड़की से शादी ना करने के 1000 बहाने निकल आएंगे। देखना आप सब। सारा से बैठना दुश्वार होने लगा। उसे लगा वो गिर जाएगी। दिल भी डूबने लगा था। उसने पेशानी से पसीना पूंछा। या अल्लाह, क्या हो रहा है ये सब? आशु, इसे ले जाओ यहाँ से। आरिफ की सरगोशी पर आशमा ने चौंक कर सायरा को देखा। हर कोई सांस लेने को रुके बगैर बात कर रहा था और इस तेज रफ्तार मुकालमे में वो सायरा को भूल ही गई थी। आरिफ का हाथ छोड़कर वो सायरा के पास आई। आए मेरे साथ, उसने सायरा से कहा। मुझे यकीन है भाभी इस लड़की से आरिफ की शादी नहीं करेंगी, ये सिर्फ बहाना है। नाज़मा ने तहकन से कहा। ये आपकी सोच है आपा, मैंने जो कहा है वो करने का इरादा है, तभी कहा है। अगर ऐसा है तो अभी निकाह कर दें दोनों का। नाज़मा ने अपनी तई बड़ी महारत से नफीसा को घेरा था। सायरा जो मुश्किल खड़ी हुई थी लड़खड़ा गई। आशमा ने बाजू थाम कर उसे संभाला। आपा, अभी ये सब क्या है? शादी भी ऐसे मिनटों में होता है क्या? एहसान अहमद ने हैरत से बहन को देखा। चले यहाँ से। उसकी रंगत और सर्द हाथ पर आशमा भी घबरा गई। हाँ, कैसी बातें कर रही हो नाज़मा? उनकी रिश्तेदार खातून ने एहसान अहमद की तायद की। भाभी अगर सच कह रही हैं तो उसे साबित करने का यही एक रास्ता है। ये कोई खेल मजाक या छोटी मोटी बात नहीं कि यूं कहा और कर दिया। सदीका बेगम का मिजाज भी बिगड़ गया। लड़का राजी, वालिदैन तैयार, रिश्तेदार जमा, और क्या चाहिए? निकाह ही तो करना है, शादी रुखसती का तो नहीं कह रही मैं। लड़की के घर वाले वली या सरपरस्त से तो पूछना पड़ेगा। वो क्यों इनकार करेंगे? पहले भाभी तो हाँ कहते, वो भी हो जाएगा। नाज़मा के अंदाज में तमस्खर था। जहाँ बात अना पर आ जाए वहाँ अकल चली जाती है और कर गुजरने की हद मुकाबल का हमला तय करता है। अगर आप और आरबी इस वक्त निकाह के लिए तैयार हैं तो कर दे निकाह। नफीसा ने नाज़मा को देखने के बाद शोहर को देखकर कहा। भाभी, आप तैयार तो वो भी तैयार, मैं तो कह रही हूँ, लेकिन आरिफ इस वक्त। नफीसा ने आरिफ को देखा और आरिफ ने नफीसा को। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। कमरे से बाहर निकलते हुए सायरा ने आरिफ की आवाज सुनी थी। नफीसा और आरिफ को देखती सदीका बेगम के दिल पर घूंसा पड़ा था।
आशबा उसे एक कमरे में लाई थी। बैठे यहाँ। उसने सायरा को पलंग पर बिठाकर पंखा पूरी रफ्तार में चलाया और बाहर जाकर पानी लिए। फिक्र ना करें, सब ठीक होगा। सायरा ने पानी पीकर गिलास तपाई पर रखा तो आशबा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराई। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ कुछ शक था कि भाई आप में इंटरेस्टेड हैं। सायरा के आसपास मैं निकाह के लिए तैयार गूंज रहा था। रिलैक्स हो जाए सारा। उसके हनूज गैर होती हालत पर आशबा खड़ी होगी। आप लेट जाएं। उसने रहान ने तकिया दुरुस्त किया। मैं चाय या कॉफी लाती हूँ आपके लिए। उसे लिटाकर वो बाहर निकल गई। छत पर घूमते पंखे को देखते हुए उस पर जैसे जरा देर पहले वाला मोजज़ा खुला। दिल दुखाने वाले अल्फाज और जात को बेमोल करने वाली बातें पस मंजर में चली गई। उन तकलीफ दे सातों का इख्तिताम जहाँ रूह तक सुकून फैलाता गया, वहीं धड़कनों की बदमस्त चाल पर उठ बैठी। वाकई सामने आईने में देखते हुए उसने सोचा, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? उसने दोनों हाथ गाल पर रखे। ये ख्वाब नहीं है सायरा। उसने खुद ही गाल पर हल्के से चप्पल लगाई। और देखो, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के मौका पर तुम्हारे चेहरे पर कैसे 12 बज रही हैं। जरा देर पहले वाली जज्बाती अतल पतल के आसार अब भी चेहरे पर थे। जब वो हद से ज्यादा मायूस थी तब अचानक गैर मुतवक्का तौर पर उसकी झोली में सारी दुनिया से छुपा कर देखे एक अजीज तरीन ख्वाब की ताबीर आन गिरी थी। और इस वक्त वो उस ताबीर के अलावा बाकी सब भूल बैठी थी। वो मुंह धोने की नीयत से उठकर गुस्ल खाने में आई। नल खोलकर देर तक मुंह पर पानी छालने के बाद उसने नल बंद किया ही था कि कमरे में जैसे शोर दाखिल हुआ। ये तो पूरी फिल्मी कहानी होगी। यहाँ फिल्मी कहानी से ज्यादा एकता कपूर का सीरियल। मतलब ये सौतेली माँ का बेटे से इंतकाम या दुश्मनी वाला ट्रैक है। वो कैसे? एक आम सी नुकरानी से इतने हैंडसम अकलौते और सौतेले बेटे की शादी का क्या मतलब? वो उसे हमेशा दबाकर मुलाजिम बनाकर रखेंगे या फिर आरिफ भाई को जैसी उसे मोहब्बत होगी शादी के हुक्म की तरह तलाक का हुक्म देकर उन दोनों को अलग कर देंगी। सायरा ने दीवार का सहारा लिया। तौबा, ड्रामा सीरियलों ने तो दिमाग ही खराब कर दिया तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ अम्मी और खाला को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया था, लेकिन सबकी मौजूदगी की वजह से अपने ही दाम में फंस गई। उन्होंने ये थोड़ा सोचा होगा कि फौरन निकाह करना पड़ेगा। वैसे जोहा कहाँ गई? वो बहुत गुस्से में थी। गुस्से वाली बात भी तो है यार। मुझे ये बात समझने में नहीं आ रही कि आरिफ ने हामी क्यों भरी। इसमें समझने वाली क्या बात है? ये तो सबसे आसान है। वो नफीसा मोमानी यानी अपनी सौतेली माँ से उतना ही डरते हैं कि उनके एक इशारे पर शादी के लिए तैयार हो गए। तुमने किस्से नहीं सुने उनके? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज ऐसे मान गए, कल छोड़ने का कहेंगी तो छोड़ देंगे। लगती तो नहीं नफीसा आंटी इतनी सफाक। वो एहसान मामू की पसंद में उनकी दूसरी बीवी है। जरा सोचो, सदीका नानी ने उनकी शादी करवा दी थी और बेटा होने के बाद भी उन्होंने आखिर नफीसा मोमानी से शादी कर ही ली। इसी से अंदाजा लगाओ कि वो कितनी चालाक और पहुंची हुई चीज है कि इकलौते बेटे से ज्यादा मामू को आज भी मोमानी की ज्यादा फिक्र और परवाह है। जैसे आज हाँ करवाई है, इसी तरह उन्होंने आरिफ से फरी के लिए भी इनकार करवाया था। मुझे तो बेचारी सारा पर तरस आ रहा है। वो पिस गई। सारा की बहन आई है। चलो, लगता है आज निकाह हो ही जाएगा। दरवाजा खोलकर किसी ने इतला दी और वो सब बाहर निकल गई। उसने गीले चेहरे पर फिर पानी के छींटे मारे। कुछ देर पहले आसमानों में उड़ रही वो लड़की पूरी तरह जमीन बोस हुई थी। उसने तौलिए के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां तौलिया नहीं था। दुपट्टा ऐसा नहीं था कि मुंह पहुंचा जाए। पानी और आंसुओं से भीगा चेहरा लिए वो बाहर आई। उसी वक्त 2 कमरों के दरमियानी दरवाजे से आरिफ भी उस कमरे में आया। साथ उसे वहां बिठा गया था कि तुम अब्दुल्ला और एक जगह बैठे रहो। सायरा जहां थी वहीं थम गई। आरिफ ही आगे बढ़ा। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। सुर्ख आंखें नमकीन पानियों का राज अयां कर रही थी। कुछ देर पहले जो सुना वो सब बकवास थी, सच्चाई नहीं। उसे जरा भी अंदाजा होता कि उधर सायरा मौजूद है तो उनकी बातें खत्म करने पहले ही अंदर आ जाता। मानना तो वो भी यही चाहती थी, लेकिन चंद माह में उसकी आंखों ने बहुत कुछ देखा था जिसे झुठलाना मुश्किल हो रहा था। सायरा, फिर वही इधर मेरी तरफ देखो, रो मत वाला सायरा। उसकी आंखें फिर छलक पड़ी। आरिफ ने हाथ आगे किया तो उसने झिझक कर सर उठाया। उसके कंधे के ऊपर से हाथ पीछे ले जाकर आरिफ ने उसके बालों में बंधा रुमाल खोला। प्लीज। रुमाल पेश करते हुए उसने इल्तिजा की। ये रोही आंखें मुझे सबसे ज्यादा बेहराम करती हैं। सायरा ने रुमाल हाथ में लेकर गाल खुश किए। वैसा कुछ नहीं है जैसा नजर आ रहा है। आरिफ की बात ने दिलासा नहीं दिया, बल्कि वो मजीद हो ली। क्या मेरा ये कहना काफी होगा कि सब नजरअंदाज करके मुझ पर भरोसा रखो? उसकी आवाज सरगोशी से जरा ज्यादा थी। सायरा ने झिझकते हुए उससे देखा। वो मुस्कुराया। तुम ही बताओ, तुम्हें क्या कहूँ या करूँ कि अभी सुनी बातों का असर जायल हो जाए
اور تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے مکمل ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے ساری عمر تمہارے ساتھ گزارنے کی حامی بھری ہے۔ اس کا یہ پوچھنا بھی غیر ضروری تھا کہ ایک نظر اسے دیکھتے سائرہ کو مزید کسی یقین دہانی کی طلب رہی تھی نہ ضرورت۔ اس نے پھر سر جھکا لیا۔ عارف اس کے چہرے پر پھیلا یقین پڑ چکا تھا۔ کہو تو میں مجھے یقین آ گیا ہے۔ اس نے فوراً بات کر دی۔ یہ شوخی اس کے لیے نئی، حیران کن اور پہلی دفعہ یوں حیا کی سوکھی پھیلانے والی تھی۔ مجھے بھی تو یقین دلاؤ۔ یقین کے بنا ہی آپ نے ساری عمر کے لیے حامی بھر لی، اس نے بہت آہستگی سے کہا۔ عارف کو اس لاجواب کر دینے والی جواب نے خشک کر دیا۔ وہ بڑی نرمی سے مسکرایا۔ میری پہلی، آخری، واحد اور شدید خواہش تم ہو، اور اس کی حفاظت کا وعدہ تم سے نہیں، میں خود سے کرتا ہوں۔ کمرے میں رقم ہو رہی داستان عشق کی یہ قسط دیکھنے کے لالچ میں ہوا کا شریر جھونکا کھڑکی سے اندر آیا اور سائرہ کی پشت پر پھیلے بال اڑانے لگا۔ وہ ذرا پیچھے ہوئی اور اسی وقت چائے کا کپ لیے آشبہ اندر آئی۔ اوہو، میں چائے بناتے ہوئے آپ دونوں کی ملاقات کس طرح کراؤں یہ سوچتی رہی، لیکن آپ تو بہت تیز اور چالاک نکلے۔ یہ اتفاق تھا بس۔ عارف نے اس کے قریب آنے پر سر پر چپت لگائی۔ ہاں، اتفاق، اتفاق اور اتفاق، میں ہی دیکھ رہی ہوں سارے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ یہ لے، لیکن اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں لگ رہی۔ رومال سے بال باندھ رہی سائرہ کی طرف کپ بڑھاتے اس نے کہا۔ اس سے کپ لیتے ہوئے سائرہ شرما رہی تھی۔ باہر بہت گرما گرم ماحول ہے بھائی، سب پپھوں کو سمجھا رہے کہ یہ ولیمہ ہو جانے دے، پھر کچھ دن میں نکاح یا شادی کر لیں گے، لیکن ان کی ایک ہی ضد ہے کہ نکاح ابھی ہوا تو ہی وہ مانیں گی، ورنہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ امی نے۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ویسے مجھے پہلی بار پپھوں پر پیار آ رہا ہے۔ باہر نکلنے سے قبل اس نے جملہ مکمل کیا۔ ہاں؟ وہ حیرت سے سائرہ کی طرف مڑی جو کب تھامے کھڑی تھی۔ آپ کی بہن بھی آ گئی ہے اور انہوں نے بھی ہاں کر دی ہے۔ آشبہ نے خوشخبری سنائی۔ آثار تو یہی ہے کہ آج آپ مسز عارف احمد بن کر گھر جائیں گے۔ اس کی بات پر سائرہ کا چہرہ جس طرح بدلا وہ دیکھ کر آشبہ دھپ سے بستر پر بیٹھے۔ اوہ، بائی ہی نہیں، آپ بھی بڑی چھپی رستم نکلی، یا شاید میں ڈفر، دنیا کی سب سے بڑی ڈفر۔ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے پلنگ پر گر گئی۔ شیئے آنٹی؟ عبداللہ غضبناک انداز میں دروازہ کھول کر اندر آئے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اب میں نے کیا جھوٹ کہا؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ آپ نے کہا تھا ہم بلال انکل کے ریسیپشن میں جا رہے ہیں۔ ہاں تو یہ بلال بھائی کا ریسیپشن ہی ہے۔ نہیں، یہاں بی انکل اور سارا آنٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ ناراض سا گھویا ہوا۔ آشبہ پھر پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ پھر ناظمہ پپھو نے واقعی میں وہ کر دکھایا جو کچھ گھنٹوں پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سبینہ کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ بنا خرچے کے شادی ہو رہی تھی۔ دیور سے شادی کرنے کا مقصد تو اب اور آسانی سے پورا ہو سکتا تھا۔ اتنے امیر رشتہ دار بھی مل رہے تھے۔ سبینہ نے خانہ پری کے لیے بھی سائرہ سے اس کی مرضی یا رائے نہیں پوچھی۔ ناظمہ کی باتوں نے بھی اسے سائرہ سے کچھ پوچھنے نہیں دیا۔ ابھی تو صرف نکاح ہو رہا ہے، اتنا بڑا خاندان، کچھ دن بعد دھوم دھام سے ولیمہ رخصتی کریں گے، تمہارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ اتنے اچھے بڑے اور اثر و رسوخ والے خاندان میں رشتہ ہو رہا ہے، تمہاری بہن کا تو فائدہ تمہارا بھی ہے نا، یہ موقع گنواؤ مت۔ جب کسی نے سبینہ سے کہا کہ پہلے اپنی بہن سے پوچھ لو، تب انہوں نے سبینہ کو کہا تھا۔ فری خوش تھی کہ وہ اب تنہا نہیں، خاندان میں کوئی اور بھی تھا جسے عارف نے ٹکرایا تھا۔ عارف کی آنکھوں کی چمک نے اسے بے چین کیا تھا، لیکن پھر نفیسہ کو دیکھ کر اسے سکون آ گیا۔ ان کا سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ اس کہانی کا ٹریجک اینڈ واضح کر رہا تھا۔ آنسا سائرہ اور زوہا کا موازنہ کرتی رہی۔ سائرہ کسی بھی لحاظ سے زوہا سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ وہ عارف کی ہاں کے پیچھے وجہ نفیسہ تھی یا سائرہ، یہ طے نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح کے بعد کسی کی پرواہ کیے بنا سب سے پہلے قریب آ کر اس کی بلائیں شمشاد بی نے لی تھی۔ شبو تو اپنی کلیگ کے پروموشن پر ہکا بکا تھی۔ ولیمے والی دلہن پرانی ہو گئی تھی اور موضوع گفتگو سارا اور عارف کا انن فانن نکاح تھا۔ وہ پہلے بھی صدیقہ بیگم کے ساتھ گوشے میں بیٹھی رہتی تھی، اب بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن اب ہر کوئی اسے مہمان خصوصی کی طرح دیکھنے اور ملنے آ رہا تھا۔ سرگوشیاں اور چہمگوئیاں اب بھی جاری تھی، لیکن چند منٹوں کی ملاقات اور کچھ الفاظ کا اثر ان سب پر غالب تھا۔ اب آپ کی جگہ فرنٹ سیٹ پر ہے۔ واپسی کے وقت آشبہ نے کہا تو وہ فوراً پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ صدیقہ بیگم بہت خاموش تھی۔ آشبہ کے استفسار پر انہوں نے کہا کہ وہ بہت تھک گئی ہیں۔ آج وہ سب آگے پیچھے تقریباً ایک ساتھ ایک گھر پہنچے تھے۔ عبداللہ اس کی گود میں سو گیا تھا۔ سارا، آپ عبداللہ کو میرے کمرے میں لٹا دیں، میں لوں گی تو یہ جاگ جائے گا، آشبہ نے کہا اور خود دادی کو لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سائرہ عبداللہ کے لیے آشبہ کے کمرے میں آئی
उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके जूते और जुराबें निकाली, फिर कोट भी उतार दिया। उसके सर पर हाथ फेर कर वो पलटी तो दरवाजे में आंसा खड़ी थी। वो गड़बड़ा गई। कुछ देर पहले हुई रिश्ते की तब्दीली आंसा के लिए यकीनन बाइस मुसर्रत नहीं थी। कुछ कहे बगैर दरवाजे से अंदर आकर आंसा ने जैसे उसे जाने का रास्ता दिया और वो फौरन बाहर निकल गई। कमरे में आई तो आशफा और आरिफ सदीका बेगम के करीब खड़े थे। क्या हुआ? दादी का बीपी और शुगर चेक करें, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। आशफा के कहने पर उसने फौरन ग्लूकोमीटर ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटर निकाला और फिर उनकी शुगर ब्लड प्रेशर जांचा। शुगर तो ठीक थी लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। उन्हें उसी वक्त जुबान के नीचे रखने वाली दवाई दी। चाय बना दो थोड़ी। दादी, फिर नींद नहीं आएगी? आशफा उनके करीब बैठ गई। आ जाएगी। शमशाद भी जाने लगी तो उसने रोका। मैं बनाती हूँ, आप सो जाए। उनका नींद से बुरा हाल था। हाँ तुम सो जाओ, थक गई हो बहुत, सदीका बेगम ने कहा तो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी सी देना बस। जी। वो बावर्ची खाने में चली गई। बैठो बेटा, तुम खड़े क्यों हो? सदीका बेगम ने कहा तो वो पीछे पलंग पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो ट्रे में 3 कप लिए वापस आई। सदीका बेगम और आरिफ के बाद तीसरा कप आशफा ने उठा लिया। अपने लिए क्यों नहीं बनाई? बस यूं ही। वो तीसरा कप उसी का था। दादी को चाय के लिए मना कर रही आशफा के लिए उसने चाय नहीं बनाई थी। आरिफ जो चंद घूम ले चुका था अपना कप वापस ट्रे में रख दिया। ये ले लो, मुझे चाय पीकर नींद नहीं आती। कुछ देर बाद बीपी दोबारा चेक कर लेना। उसने सायरा को मुखातिब किया। उसने सर हिलाकर जी कहा। आप आराम करें दादी। वो खड़ा हुआ। बाहर जाते आरिफ की पुश्त देखते हुए सदीका बेगम और अफसुर्दा हो गई। नफीसा की बात मानने का मतलब था उसका बचपन आज भी उसके साथ था। वो कुछ भी नहीं भूला था। यह दराक उन्हें बहुत दुखी कर रहा था। बाहर निकलकर दरवाजा बंद करते हुए उसने देखा दोनों हथेलियों के बीच कप पकड़े चाय पी रही सायरा अब उसकी हो चुकी थी। उसने एक बार फिर खुद को यकीन दिलाया वक्त उस पर मेहरबान था। सदीका बेगम के सोने के बाद वो कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर लेटे। सुबह किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस दिन का इख्तिताम इस तरह होगा। वो दूसरे कमरे में थी फिर भी उसने आरिफ का मजबूत लहजा और मुस्तकिम आवाज बखूबी सुनी थी। वो कबूल है सुनते ही उसे अम्मी याद आई और बेख्तियार आंसू शुरू हो गए थे। अब भी छत को देखते हुए उसे अम्मी की तड़प कर याद आई। ये आपकी दुआएं अम्मी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं एक अमीर और अच्छे खानदान का हिस्सा बन गई हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी वैसी ही जिंदगी गुजारूं जैसी आप मेरे लिए चाहती थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था और वो अपनी माँ को याद करके उदास हो रही थी। फिर नींद की वादी में उतरने से पहले उसे इस कमरे की बातें याद आई, आरिफ की भी और उसके कजन्स की भी। सदीका बेगम को खाने की टेबल पर बिठाकर वो वापस कमरे में आ गई। उसकी झिझक और मुतवक्का सूरत-ए-हाल के मद्देनजर उन्होंने भी इसरार नहीं किया। इब्तदा परवीन ने की। हमें जल्दी ही रुखसती और वलीमे की तारीख तय कर लेना चाहिए। जल्दी नहीं चाची, अच्छी तरह तैयारी के लिए खूब सारा वक्त चाहिए। आशफा ने फौरन कहा। मेरे टेस्ट के बाद रखना। अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। ज्यादा देर की तो रमजान शुरू हो जाएंगे। आशफा के बाद शमशाद भी ही अलान खुश थी। उसके बाद बारिश। परवीन को भी जल्दी थी। यह अलग बात उन्हें रुखसती की नहीं बल्कि इस मामले के अंजाम की जल्दी थी। शादी यूं चंद दिनों में नहीं हो सकती और फिर ये घर के पहले बेटे की शादी होगी, खूब धूमधाम से होगी। पहले पोते की शादी के अरमान सदीका बेगम के बीच आ गए थे। नफीसा ने खामोशी से प्लेट पर झुकी आंसा को देखा। अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, नफीसा ने कहा। भाभी यही वक्त है। पहले ही नाजमा आपा की बातों ने लोगों को शक में डाल रखा है। अगर हमने देर की तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप क्यों बातें बनाएंगे? कर दिया जो वो चाहती थी। आसमा ने तनक कर कहा। निकलते निकलते भी मैंने सुना वो अपनी नान से कह रही थी कि सारी दुनिया के सामने रुखसत करके अपने घर ले जाए तभी यकीन आएगा। जिसे जो समझना है और कहना है कहता रहे, समझता रहे। हम दुनिया को चुप कराने के लिए उनकी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते। एहसान अहमद बोले। ले तो चुके। परवीन ने दिल में सोचा। भाईजान ठीक कह रहे हैं। सामन अहमद ने भाई की तायद की। मैं तो बस इसलिए, अब अगर रोज यही बातें होंगी तो मेरा खाना कमरे में पहुंचा देना। आंसा प्लेट खिसकाकर खड़ी होगी। अरे बेटा बैठो, रोज क्यों होगी ये बातें? लेकिन आंसा रुकी नहीं। मैं देखती हूँ। नफीसा भी उठकर उसके पीछे गई। क्यों इतनी नफरत? नफीसा के लिए उसके जज्बात नफरत की समीप चल पड़े थे। बचपन में बोया उनका नफरत का बीज अब बड़ी बहार का दरख्त बन चुका है और उन्हें इतना भी नहीं समझ आ रहा कि इस नफरत ने उनकी औलाद की जिंदगी भी मुश्किल कर रखी है। ये नफरत ना होती तो आंसा का ये हाल ना होता। अफसुर्दगी से शुरू हुआ ख्याल गुस्से पर खत्म हुआ था। अब कोई इस टॉपिक पर बात नहीं करेगा। वक्त आने पर मुनासिब फैसला कर लिया जाएगा। एहसान अहमद की आवाज पर सायरा का दिल मुनासिब फैसला पर पल भर को रुक गया था।
वलीमा, रुखसती या शादी नहीं, मुनासिब फैसला। मेरी पहली, आखिरी, वाहिद और शदीद ख्वाहिश तुम हो। उसके पास सरगोशी उभरी, और उसकी हिफाजत का वादा तुमसे नहीं, मैं खुद से करता हूँ। उसकी डूबती उम्मीद ने सर उठाया। बदले रिश्ते से बदलते दिन रात के साथ वो कई दिन तक सबका सामना करने से कतराती रही। खास तौर पर अंसार फरी के सामने वो बिल्कुल नहीं गई। आशबा और शमशाद भी ही थी जो इस हवाले से उसके साथ छेड़छाड़ गुफ्तगू करती। शब्बो भी चंद दिन के सदमे के बाद मामूल पर आ गई थी। वो आरिफ का नाश्ता ऊपर नहीं ले जा रही थी, बनाकर शब्बो के हाथ भेज देती। अब पढ़ाई तो थी नहीं, इसलिए रात में भी वो मेज पर गर्मा गर्म खाना रखकर कमरे में आहटों का इंतजार करती रहती। कई बार दिल करता कि उस सुनहरी के साथ बैठकर इंतजार करे, लेकिन अब हया अड़े आती थी और अक्सर तो आरिफ को बाकियों की नाखुशगवार बातों से बचाने के लिए वो खुद को रोके रखती। सारा दोपहर में डाइनिंग टेबल पर अब्दुल्ला का होमवर्क करवा रही थी, तब वो बावर्ची खाने से हाल में दाखिल हुआ, और ये पहली बार हुआ था कि उस वक्त घर आया था और हाल में मौजूद था। सारा के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसने सलाम किया। आपकी छुट्टी होगी आज? अब्दुल्ला की बुलंद आवाज में उसका वालेकुम सलाम कहीं गुम हो गया। छुट्टी तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए घर आया हूँ। अब्दुल्ला का जवाब देते हुए उसने सायरा को देखा। वो फौरन उठ गई, बावर्ची खाने में आकर खाना गर्म किया और चंद मिनट बाद ट्रे उसके आगे रखी। वो कुछ लेने पलट रही थी कि आरिफ ने रोका। इतना काफी है, बैठ जाओ, उसने तमील की। आंटी ये हो गया। अब्दुल्ला ने अपना लिखा उसके हवाले किया। गुड, इसके अलावा भी कुछ और होमवर्क है? नंबर नेम लिखना है। बुक कहाँ है? बैग में, मैं लेकर आता हूँ। वो कुर्सी से कूद कर भागा। सायरा ने सामने देखा, आरिफ यूं ही बैठा था। खाना ठंडा हो रहा है, उसने ट्रे के सिमत इशारा किया। जबरदस्ती में 2 नवाले भी नहीं खा सकता, लेकिन उसने 2 नवाले इतना सालन प्लेट में निकाला। ख्याल रखो कि ये जबरदस्ती मुझे रोज ना करनी पड़े। उसका मतलब समझते उसका दिल बेकाबू हुआ। आप रहने दे, मैं चाय बना देती। उसने दूसरा निवाला मुंह में रखा तो वो मिनमनाई। मैं इससे ज्यादा खा भी नहीं सकता, लेकिन चाय की तलब जरूर है। वो खड़ी हुई। आइंदा आप सीधे चाय का ही कहिएगा। उसके आगे से ट्रे उठाते उसने धीरे से कहा। आइंदा? आरिफ ने उसकी कलाई पकड़ी। मुझे सुबह चाय देने आ जाया करो, ताकि दोपहर में भूख और चाय के बहाने घर न आना पड़े। सिर्फ बातें सुनकर बेकाबू हो रहा दिल इस हफ्तात के लिए तैयार नहीं था। वो इस अंदाज में डोला कि सायरा को लगा अभी बाहर कूद पड़ेगा। अब्दुल्ला के पीछे आ रही नफीसा अंदर का मंजर देखकर वहीं से पलट गई। अब्दुल्ला की आवाज पर आरिफ ने उसकी कलाई छोड़ दी थी। अगले दिन से वो फिर पहले की तरह नाश्ता ऊपर ले जाने लगी। वो रुकती अब भी नहीं थी, ना आरिफ ने उस पर इसरार किया था। उसे ट्रे थमाकर वापस पलट जाती, लेकिन अब मुस्कुराहट और निगाहों का तबादला मोहब्बत भरी सरगोशियों जैसा होता था।